हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम को, यानी कि इसके अंदर हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे इंडिया के रिवर्स हैं इंपॉर्टेंट, उन सारे के सारों को पढ़ेंगे। आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस के लिए हमारे प्लान यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आते हैं हर सब्जेक्ट की। तो उसी कड़ी में इंडियन ज्योग्राफी में आपके लिए लेके आता हूँ, जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम यानी कि इंडिया की रिवर्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक बताया और आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम, और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम अपनी रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रिवर्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि रिवर होती क्या है एक्चुअली। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाने वाला कि एक रिवर आप किसको बोलेंगे, लेकिन बेसिकली इस चीज को समझिए। हम जब हम पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी में बहुत तरीके की टोपोग्राफी है, जहाँ पे कुछ सरफेस नीचे है तो कुछ हाइट पे है, जिसको हम हिल्स, पठार या फिर हम लोग माउंटेन्स बोल देते हैं। तो जब भी हम लोग जितना हाइट पे चलते चले जाते हैं तो उतनी हाइट पे जाने के बाद पृथ्वी पे टेम्परेचर हमेशा कम होता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां पे जो नमी होती है, बर्फ वगैरह होती है, ज्यादा हो जाती है। अब बर्फ ज्यादा रहेगी तो वहां पे ग्लेशियर्स बनेंगे हाइट पे, और ग्लेशियर्स कभी ना कभी पिघलते भी हैं, गर्मी की वजह से पिघल जाते हैं, सूरज की रोशनी की वजह से पिघलते हैं। जब वो पिघलते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आते हैं और वो क्या बन जाता है, आपका पानी बन जाता है। और जब वो पानी हाइट से नीचे की तरफ बहना शुरू, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है हमारी पृथ्वी पे, और वह पानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइट से नीचे की ओर बहना शुरू हो जाता है, यानी कि माउंटेन या हिल से नीचे प्लेन की तरफ आना शुरू हो जाता है। और जिस जिस रास्ते से होते हुए आता है तो उस जो पर्टिकुलर उसका एक एरिया होता है, उस रास्ते से निकलते हुए आता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या कह रही है, ये क्या है, एक नदी है। जो कि नदी हमेशा क्या करती है, फ्लो करती है, बह रही होती है। जब तक पानी बह रहा है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नदी बोलेंगे। ठीक है, तो नदी हमेशा एक ऊंचे स्थान से आती है, जैसे माउंटेन्स या हिल से आएगी। अब ध्यान रखेंगे, जहां जहां पे माउंटेन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वहां पे पॉसिबिलिटीज हैं कि नदियां वहां पे ज्यादा होंगी नीचे प्लेन एरिया की अपेक्षा। तो सेम हमारे भारत में भी होता है। भारत में माउंटेन्स कहाँ पे हैं, मेजरली कहाँ पे हैं, हमारे इस नॉर्थ के एरिया में और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में मेजरली माउंटेन्स पाए जाते हैं। और इन्हीं माउंटेन्स में जब आप ऊपर ऊपर चढ़ते हैं तो जितने ज्यादा एल्टीट्यूड पे आप जाते हैं, उतने ज्यादा एल्टीट्यूड पे जाने के कारण वहां पे टेम्परेचर या तापमान कम होता है। तापमान कम होने के कारण इन हाइट पे ग्लेशियर्स ज्यादा होते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है, वो पिघलते हैं, पानी होता है, पानी बहना शुरू कर देता है। और जैसे ही यहाँ से पानी बहता है तो यहाँ नदियां निकलना शुरू हो जाती हैं, और ये नदियां वर्ष भर रहती है। यहाँ से निकलने वाली अधिकतर नदियां वर्ष भर रहती हैं। ऐसे नहीं है कि जो नीचे की नदियां हैं ये किसी अन्य चीज पे डिपेंड है कि जब बरसात होगी तब यहाँ पे पानी बहेगा। यहाँ की कुछ नदियां ऐसी हैं नीचे की इंडिया की, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ये नदियां पूरे वर्ष भर रहती हैं, और इनको हम लोग अधिकतर जो नदियां हैं इनको क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, पेरिनियल रिवर्स इनको बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कि यहाँ से निकलती हैं इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग इस लेक्चर को दो पार्ट्स में करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रल और साउथ इंडिया में कौन कौन सी नदियां हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं इन लेक्चर्स में। आज और कल जो भी लेक्चर्स आपके लिए आएंगे, यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा रिवर के बारे में क्या होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से। मैंने आपको बताया कि रिवर क्या होती है और किस तरीके से फ्लो करती है, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करती है। अब ध्यान देंगे, एक छोटी सी चीज आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो यह एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी बह रही है इस तरीके से। ये क्या बह रही है, ये है एक नदी। अब जब ये एक नदी है, हालांकि आपको रोड की तरह दिख रहा होगा लेकिन रोड नहीं है, इसको नदी समझेंगे। अब ये एक नदी बह रही है, इस नदी में ये तो मेन नदी है, हो सकता है कि साइड से छोटी छोटी नदियां और भी हों और कहीं ना कहीं आकर के भी इस पे मिल जाती हो। मान लो ऊपर से एक नदी आ रही है जो कि इस पे मिल गई, और ऐसे ही मान लो एक नदी नीचे से आ रही है जो कि यहाँ पे आकर के इस पे मिल गई। ये छोटी नदियां हैं, ये बड़ी नदी है, मेन नदी है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे आकर के मिल रही है, ये यहाँ पे आके मिल रही है, मिल सकती है ऑब्वियसली, पृथ्वी पे बह रहे हैं, पृथ्वी पे सबका अधिकार है, अपना अपना नदियों का भी है। तो आकर के इसके ऊपर मिल गई, ये इसके ऊपर मिल गई। अब ध्यान देंगे, जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को योगदान देते हैं, या फिर हम किसी को कुछ भी करते हैं, हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको ट्रिब्यूट बोलते हैं, कि हम इसकी याद में ऐसा कर रहे हैं कि हम इसके लिए इसको सौंप रहे हैं ये चीज, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सारी की सारी छोटी छोटी नदियां क्या कर रही है, अपना पानी इस मेन नदी को सौंप रही हैं। तो क्या बोला जाएगा, ये अपना पानी इनको ट्रिब्यूट कर रही है। इस कारण से हम लोग इन छोटी छोटी नदियों को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्यों बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी क्योंकि यह नदी
यह पानी अपना इस मेन नदी में छोड़ रहे हैं, दे रहे हैं उसमें, ठीक है। अब आगे होके क्या हो सकता है कि कुछ धाराएं ऐसी हो सकती हैं, जैसे मान लो मेन नदी बह रही है, ठीक है, मेन नदी है, इससे कुछ धाराएं अलग हो जाएं, नीचे की तरफ बहना शुरू कर दें, मान लो ये अलग हो गई और यहाँ से कुछ धाराएं ऐसे करके अलग हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये यहाँ से कुछ ना कुछ पानी लेके अलग हो गई, अपने रास्ते से अलग हो गई। जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ तक बहती है कौन सी, गंगा नदी बहती है। फरक्का के बाद यहाँ से क्या होता है, एक इसकी धारा नीचे आ जाती है, बाकी पूरी गंगा नदी बांग्लादेश चले जाती है। तो धारा जो नीचे की तरफ आती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हुगली नदी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हुगली। तो जिस नदी की बात अब मैं कर रहा हूँ उसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या इंडिया में, हुगली है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेन नदी से कुछ कुछ नदियां अपना अपना पानी लेकर के साइड हो जाती हैं, जैसे यहाँ चले गई, यहाँ चले गई। तो जो अपना पानी लेके साइड हो गई तो उनको अब क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। जो पानी दे रही थी उनको ट्रिब्यूटरी बोला गया, जो पानी लेके जा रही है उनको क्या बोला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो दो तरीके की चीजें होती है, एक ट्रिब्यूटरी जो कि यहाँ पे पानी छोड़ती है, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी जो कि वहां से पानी लेके जाती है। तो जब भी आपसे एग्जाम में कभी पूछे कि इस कोई पर्टिकुलर नदी आपको दे देंगे, बोलेंगे कि बताइए इसमें से इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो देख लेना कि ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटरी पूछ रहा है, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि हो सकता है आपसे डिस्ट्रीब्यूटरी पूछ रहा हो और ऑप्शन में दे दिया, नहीं हो सकता आपसे ट्रिब्यूटरी पूछा गया हो और ऑप्शन में दे दिया हुगली कि गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी है, वहां पे हुगली भी आ जाएगा ऑप्शन, और आप लोग वहां पे हुगली लगा के आ जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहता है कि हाँ गंगा नदी और हुगली सेम ही है एक तरीके से, तो आप वहां पे हुगली टिक करके आ जाओगे। तो देख लेना कि आप पूछ क्या रहा है, ट्रिब्यूटरी या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में। एक छोटी सी चीज आपको और बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग नदियों की तरफ बढ़ते हैं, हमारे इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो ये एक नदी है, इस तरीके से बह रही है, ये एक नदी है। अब ये एक नदी है तो ऐसा थोड़ी है कि इस नदी के पानी को हम लोग केवल इसके पड़ोस में रहने वाले ही यूज कर सकते हैं। इस नदी के पानी को कुछ एरिया तक यानी कुछ दूरी तक जाकर के हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। कैसे, यहां से एक नहर निकाल दो, मान लो एक घर है यहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पे एक घर है। अब आप इस घर वाले को एक कुछ पानी की जरूरत है। मान लो ये बचपन में आप बनाते थे ना ऐसा घर, आपको याद आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से बनाते थे। तो ये एक घर है, इस घर को पानी की जरूरत है और यहाँ पे आसपास नदी नहीं है, लेकिन कुछ दूरी पे जाकर के यहाँ पे एक मेन नदी बहती है। तो क्या करेगा, यहाँ से एक नहर निकाल लेगा, या हो सकता है प्राकृतिक रूप से वो नहर निकली भी हुई हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से इस मेन नदी के पानी को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये नदी यहाँ तो नहीं बह रही है, लेकिन इसका पानी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और ये किसी भी नदी के लिए है, कोई भी नदी बह रही है कहीं पे भी, तो उसके पानी को हम कुछ दूरी तक जाकर के यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई नदी यहाँ कश्मीर में बह रही है और उसके पानी को आप लोग कन्याकुमारी में यूज कर रहे हो, इतना तो आप कर ही नहीं पाओगे कभी भी, लेकिन एक सर्टेन एरिया तक आप लोग इस पानी को यूज कर सकते हो। तो जिस एरिया तक हम इस पानी को यूज कर सकते हैं इस मेन नदी के, वो उस नदी का बेसिन कहलाता है। मान लो ये है आप जस्ट फॉर से ये ए नदी है, ठीक है, ये ए नदी है और ए नदी को पानी को आप मैक्सिमम इस एरिया तक यूज कर सकते हो और ऊपर भी इतने एरिया तक यूज कर सकते हो। तो जो ये एरिया हो जाएगा ना इसका, इस तरीके से इसको आप बोलोगे इस नदी का एरिया, यानी कि ए बेसिन आप इसको बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे, ए बेसिन, क्योंकि इस नदी के पानी को आप लोग इस एरिया तक यूज कर सकते हो, ए नदी का बेसिन। और यही इसका क्या कहलाएगा, ए नदी का कैचमेंट एरिया कहलाएगा। क्योंकि जिस मान लो ए नदी है, इस नदी में आने, यहाँ से कोई नदी आई, इसमें पानी छोड़ गई, यहाँ से पानी लेके चले गई, यहाँ से इसने पानी छोड़ दिया, ऐसे किया, तो इस नदी में सारा का सारा कहाँ पे हो रहा है, सारा खेल इस एरिया के अंदर हो रहा है। तो सारा का सारा खेल जब इस एरिया के अंदर हो रहा है तो इसको ही बोलेंगे इस नदी का कैचमेंट एरिया। और इसके पानी को आप जहां जहां तक यूज कर सकते हो उस मैक्सिमम एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस नदी का बेसिन बोलेंगे, ठीक है। इस नदी की वजह से जिस एरिया तक कोई भी पर्टिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस नदी का बेसिन बोलेंगे। आई होप आपको बेसिन समझ में आया होगा। तो अब देखो होता क्या है यहाँ पे, अब आपको बताता हूँ। आपको इतना अंदाजा तो होगा कि हमारे देश में गंगा नदी बहती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है थोड़ी सी, और यहाँ पे सिंधु नदी भी बहती है और सतलज भी बहती है। तो गंगा नदी कहाँ से आती है, इस तरीके से गंगा नदी बहती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से क्या होती है, आपकी ब्रह्मपुत्र आती है, और यहाँ इस तरीके से क्या आपकी इंदस नदी है। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो जो गंगा नदी है इसका पानी हम जितने एरिया तक यूज कर सकते हैं, ये एरिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गंगा बेसिन, क्योंकि ये गंगा नदी का पानी यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ये मैंने लिखा है गलत, क्योंकि गंगा का नाम आप जब भी लिखेंगे गंगा नदी का नाम, तो स्मॉल जी से स्टार्ट नहीं करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैपिटल जी से, ठीक है।
तो क्या लिखा जाएगा, गंगा, GA, और गंगा नहीं द गंगा लिखा जाएगा, ठीक है, द गंगा। तो जो गंगा नदी का एरिया क्या रहेगा, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम, गंगा नदी का बेसिन बोलेंगे, जिसमें इतने स्टेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सेम फॉर दिस, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है और इस एरिया में हम लोग ब्रह्मपुत्र के पानी को यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन। क्या बोलेंगे इसको, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन। सेम फॉर दिस, ये आपका कौन सी नदी है, यहाँ पे इंदस नदी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंधु बेसिन, यानी कि सिंधु नदी का बेसिन इसको बोला जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी के बेसिन और गंगा नदी के बेसिन को कौन जोड़ता है या फिर कौन अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमने क्या पढ़ा था, अरावली माउंटेन रेंजेस हैं। तो आपको ध्यान देना है कि सिंधु नदी के बेसिन और गंगा नदी के बेसिन को अरावली माउंटेन रेंज या तो अलग करती है या फिर जोड़ती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इनके बीच में कौन आता है, यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज आता है। सेम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बन सकता है, गंगा नदी के बेसिन और ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन को कौन अलग करता है या फिर कौन जोड़ता है। सो क्या बोलेंगे आप लोग, मालदा गैप। ठीक है, क्या बोलेंगे, मालदा गैप। गंगा नदी के बेसिन और ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन को कौन जोड़ता है या कौन अलग करता है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, मालदा गैप हो जाएगा। अगर आपसे पूछे छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के पठार को कौन जोड़ता है या कौन अलग करता है, फिर भी आंसर क्या हो जाएगा, मालदा गैप हो जाएगा। आपको सब मैं पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इन दोनों बेसिन को कौन जोड़ता है या अलग करता है, तो वो कौन है, मालदा गैप है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, एक एक करके सिस्टम्स को देखेंगे, नदियों के सिस्टम को देखेंगे। सिस्टम क्या होता है किसी नदी का, एक नदी वाली मेन है, ठीक है, ये मेन नदी है, तो ये सिंगल नदी है, लेकिन इस नदी में कुछ ट्रिब्यूटरी होंगी, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी। तो इन सभी को मिला के आप पढ़ोगे तो इनको बोलेंगे एक सिस्टम, इस नदी का सिस्टम। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो गंगा में कुछ उसकी सहायक नदियां हैं और कुछ उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, तो उन सबको मिला के पढ़ोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र बोलेंगे। उसमें ज्यादा नदियां होंगी, जो उसमें पानी लेके भी जा रही होंगी, जो उसमें पानी छोड़ भी रही होंगी। और सिंगल नदी को क्या बोलते हैं हमेशा, उसको सिंपल नदी बोलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर सिस्टम से कि कौन कौन से मेन रिवर सिस्टम हमारे नॉर्थ इंडिया में है, उसके बाद हम लोग साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपको अभी तक की नॉलेज समझ में आई होगी। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का ट्राई मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, आपको बस नॉलेज मिले, वही मेरा मकसद रहता है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा आपको। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है ये हमारे इंडिया में नहीं है। ठीक है, ये इंडिया के बाहर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिब्बत। जिसपे किसका अधिकार है, चाइना का, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, तिब्बत। ठीक है जी, ये तिब्बत है। और तिब्बत जो कि वर्तमान में किसका अधिकार है, चाइना का। ठीक है, तो चलो तिब्बत में यहाँ पे आओगे तो मानसरोवर लेक है। क्या है यहाँ पे, मानसरोवर लेक। अब इस जगह से 3 नदियां निकलती हैं, और ये जो 3 नदियां हैं ये मेन नदियां हैं, क्योंकि ये नदियां हिमालय के उद्गम से पहले से यहाँ पे बह रही हैं। हिमालय का उद्गम यहाँ पे 33 सी में हुआ था, लेकिन ये हुआ था बाद में। इस 33 सी में जो नदियां जो यहाँ पे हिमालय बना, उसके उद्गम से पहले से ही ये 3 नदियां यहाँ पे बह रही हैं। इसलिए इन 3 नदियों को हम लोग पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, पेरिनियल। चलो ये बोलेंगे इसको। तो ये नदियां हैं कौन कौन सी, आपको यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो चलो इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, नदियां कौन कौन सी हैं, तो हम लोग बढ़ते हैं नदियों की तरफ। सबसे पहले यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, उसमें से एक नदी है आपकी जो इस तरीके से यहाँ चले जाती है। पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, वो बाद में 1947 में अलग हुआ। तो हिंदुस्तान में पहले ये नदी बहती थी पूरी की पूरी, इसका नाम क्या था, इंदस, यानी कि सिंधु नदी, जिसके नाम पे हमारा देश हिंदुस्तान कहलाया। तो ये कौन सी नदी रहेगी आपकी, इंदस नदी। ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकल के आती है। दूसरी नदी जो इस तरीके से इंडिया के बाहर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से असम में आते हुए और यहाँ पे बांग्लादेश में चली जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। और जो तीसरी नदी यहाँ से निकलती है, उस तीसरी नदी का नाम क्या है, सतलज नदी। और सतलज यहाँ से सिपकिला घाट यानी कि हिमाचल प्रदेश से हमारे भारत में एंटर कर जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सतलज नदी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे जी, सतलज नदी। तो 3 नदियां कौन कौन सी, एक इंदस, एक ब्रह्मपुत्र और तीसरी सतलज नदी आई। अब इन तीनों मेन रिवर्स के सिस्टम को ही हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंदस रिवर सिस्टम,
फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे सतलज नदी इतनी बड़ी नहीं है कि इसका सिस्टम बन जाए, लेकिन उत्तराखंड में बहती है कौन सी, गंगा नदी, तो हम लोग गंगा नदी के रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे 3rd नंबर पे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है और छोटे भी हैं, आज के लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। गंगा नदी के लिए एक अलग से लेक्चर लाना पड़ेगा, वो बड़ा है थोड़ा सा, उसके बाद हम साउथ इंडिया की रिवर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र को पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहां से, इंडस रिवर सिस्टम से, और सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम। अब जब हम लोग इंडस रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सबसे मेन नदी क्या है यहाँ पे, सिंधु नदी है, जिसको हम लोग इंडस रिवर बोलते हैं। और निकली कहाँ से, यहाँ से निकली, ठीक है, यहाँ से निकली। कौन सी, सिंधु नदी। ध्यान देना आप किस तरीके से होता है, सिंधु नदी निकली यहाँ से और ऐसे आई ऊपर, फिर यहाँ से निकली और इस तरीके से पाकिस्तान में चली गई, ठीक है, पाकिस्तान में चली गई। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे है कश्मीर, और कश्मीर के ऊपर से इस तरीके से सिंधु नदी पाकिस्तान में चले जाती है। अब देखो ये क्या रही है आपकी इंडस, में लिख दूं कहाँ पे, यही लिख देते हैं, चलो सिंधु लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंधु, ठीक है। अब देखो ये तो रही मेन नदी। अब इसमें और कौन कौन सी नदियां हैं, उसके बाद आप आ जाओ कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में आ जाओ। हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे बॉर्डर में आ जाओ, इस तरफ ऊपर साइड में यहाँ पे, ठीक है, ये आप आ गए बॉर्डर में। तो यहाँ से अब कौन सी नदी निकली, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, चेनाब रिवर। चेनाब कैसे निकलती, ध्यान देना, यहाँ से जाएगी बॉर्डर से ऊपर की तरफ, ठीक है, फिर यहाँ जो आपका कश्मीर है इसके नीचे से आएगी और इस तरीके से यहाँ आ जाएगी चेनाब रिवर। अभी यहाँ तक पढ़ो, ये कौन सी नदी है जी, चेनाब, ये आएगी आपकी सी यानी कि चेनाब नदी। उसके बाद जो यहाँ पे कश्मीर है, इसके ऊपर से यहाँ पे एक नदी है जो निकलती है, कौन सी, झेलम, क्या बोलते हैं इसको, झेलम। और झेलम नदी इसके कश्मीर के ऊपर से आएगी, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए नीचे आएगी और यहाँ पे चेनाब को मिल जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन सी नदी, सबसे पहले सिंधु नदी, उसके ठीक नीचे कश्मीर के ऊपर से कौन सी निकलती है, झेलम नदी, जो कि कश्मीर के ऊपर से निकलेगी और बुलर झील से होते हुए आती है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से निकल के बाहर आएगी पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान में जाकर के चेनाब से मिल जाएगी, ठीक है। कौन सी, झेलम नदी और चेनाब नदी। उसके बाद 3rd नंबर पे कौन सी नदी पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या है जी, पंजाब है, और पंजाब का ये अमृतसर है, ये पॉइंट कौन सा है, अमृतसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे एक नदी आएगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रावी, वो भी यहीं पे निकलेगी, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ये है रावी। अब जो रावी नदी है ये अमृतसर के ऊपर से निकल जाती है इस तरीके से, ठीक है, ऊपर से निकल गई और आगे जाके इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ये सब मिल जाएंगे ऐसे करके। तो रावी नदी मिल गई यहाँ पे, ये कौन सी है, रावी, में लिख देता हूँ यहाँ पे आर, ठीक है, ये कौन सी नदी है, रावी, और आगे आके यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि झेलम और चेनाब का संगम पहले होता है, रावी नदी इस नदी में बाद में मिलती है, ठीक है। और सिंधु ऊपर चल रही है, मेन नदी है, आगे चले, आगे देखेंगे इसको। उसके बाद इसके ठीक नीचे आओगे आप लोग जब, तो यहाँ पे क्या है, एक ब्यास नदी है, और ब्यास नदी को थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, सतलज नदी। और सतलज नदी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, सिपकिला घाट से अंदर प्रवेश करती है। घाट क्या होता है आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से निकलती है सतलज नदी, और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से अंदर एंटर करती है। अब जब यहाँ से एंटर करती है तो ये इस तरीके से आएगी अमृतसर के नीचे से, और यहाँ पे आकर के आगे चले जाएगी, इन सबसे आगे निकलेगी, ठीक है, ये इन सबसे आगे निकल गई इस तरीके से। समझ रहे हैं इस चीज को, चलो ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। चलो ये कौन सी है जी, सतलज, ऐसे लिख दिया यहाँ पे, सतलज नदी। तो कौन कौन सी नदी, सबसे पहले इंडस नदी जो कि आकर के यहाँ कहाँ चलेगी, पाकिस्तान में चलेगी। उसके बाद झेलम नदी जो कि जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर के ऊपर से निकलती है और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान में चले जाती है, और वुलर झील है, यहाँ पे वुलर झील से टच होते हुए निकलती है झेलम नदी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे आएंगे, वहां पे आएगी चेनाब रिवर। चेनाब रिवर ऊपर जाएगी जम्मू कश्मीर में, और इसके नीचे किसके, कश्मीर के ठीक नीचे से निकलते हुए आती है और पाकिस्तान में चले जाती है, ठीक है। कश्मीर तक नहीं पहुंचती, इसके नीचे से होते हुए पाकिस्तान में चले जाती है और पाकिस्तान में जाकर के झेलम से मिल जाती है। सबसे पहले किसका संगम होगा, झेलम और चेनाब का होगा। उसके बाद उसके ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पे रावी नदी निकलेगी, और रावी नदी भी यहाँ से सीधे निकलती है, अमृतसर के ऊपर से होते हुए चलती है और आगे जाके झेलम चेनाब के संगम में मिल जाती है। संगम से थोड़ा आगे जाके मिलती है, झेलम और चेनाब के संगम से थोड़ा आगे जाकर के इसमें रावी नदी मिल जाती है। उसके बाद एक नदी है ब्यास, जो मैंने आपको नहीं बताई अभी। उसके नीचे आएंगे सतलज नदी। सतलज यहाँ तिब्बत से वहीं से आती है जहां से इंडस नदी आई है, लेकिन सिपकिला घाट से प्रवेश करते हुए अमृतसर के नीचे से निकलते हुए आगे जाके
इस झेलम, चेनाब और रावी के संगम में मिल जाती है, लेकिन इन सबसे आगे, इन सब के संगम के सबसे आगे कौन सी मिलेगी? सतलज मिलेगी। अब बीच में क्या छोड़ी थी? ब्यास नदी, ठीक है, BEAS, ब्यास नदी। ये मैंने क्यों छोड़ी? क्योंकि ये नदी यहीं पे रावी के थोड़े आसपास से निकलती है और यहां से स्टार्ट होके अमृतसर के नीचे इस सतलज नदी से मिल जाती है। अब ये ब्यास नदी रावी के नीचे यानी कि आसपास से निकली, यहाँ पे बी लिख देते हैं, और अमृतसर के नीचे इस सतलज नदी से मिल गई। अब देखना यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन जाएगा। वो क्वेश्चन क्या है कि बताओ सिंधु नदी तंत्र में वह कौन सी नदी है जो कि इस तंत्र में या फिर किसी मेन नदी में इंडिया में ही मिल जाती है, इंडिया में ही स्टार्ट होती है और भारत में ही मिल जाती है। बाकी सारी नदियां आप देखेंगे, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, सारी नदियां आपस में कहां पे संगम बनाती हैं? पाकिस्तान में जाकर के। लेकिन ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है इस रिवर सिस्टम की जो कि इंडिया से ही उद्गम होता है इसका, और इंडिया में ही यह समाप्त हो जाती है, इंडिया में ही यह सतलज में मिल जाती है। क्वेश्चन बनेगा कौन सी नदी में मिल जाती है, तो कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? सतलज नदी की ये ट्रिब्यूटरी है। सतलज नदी में आकर के ये मिल जाती है पंजाब में, अमृतसर के ठीक नीचे पे, ठीक है, इसलिए मैंने ब्यास को छोड़ा था। तो ये रहेगी आपकी ब्यास नदी, तो यहाँ मिल जाएगी। जब ये सारी नदियां यहाँ मिल गई आपस में, तो फिर ये यहाँ पे आकर के क्या है, आपके पंजाब, इसमें पाकिस्तान में आकर के मिल जाती है। और जिस स्थान पे मिलती है इसको बोलते हैं हम लोग पंज नद इसको बोला जाता है, पंज नद। अब देखेंगे पंज मतलब 5, नद मतलब नदियां। पंज मतलब 5 और आब मतलब क्या होता है? नदियां, यानी कि पानी। आब ए जमजम, जमजम का पानी, आब मतलब नदियां। तो पंज आब क्या बन गया? पंजाब। पहले भारत पाकिस्तान एक था तो ये पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाता था? पंजाब कहलाता था। ये पूरा पंजाब आजादी के बाद अलग अलग हो गया, तो कुछ पंजाब यहाँ चले गया, कुछ पंजाब यहाँ चले गया, मतलब इतना पूरा पंजाब नहीं, तो पूरा पाकिस्तान है, इतना एरिया आपका पंजाब कहलाता है, ये वाला अंदर का, ठीक है। तो कुछ एरिया पंजाब का यहाँ आ गया, कुछ एरिया वहां चले गया, लेकिन नदियों का संगम अभी भी उस पंजाब में ही होता है, पाकिस्तान वाले में। इंडिया में थोड़ा संगम इसका नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? पंजाब पड़ा था। समझ में आ गया आपको? सिंधु नदी तंत्र की सारी नदियां क्या कहलाएंगी? आपकी इंडस रिवर सिस्टम बनाएंगे। कितनी नदियां हो गई? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 5 नदियां जो कि सिंधु में आकर मिलती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पंजाब बोलते हैं। अब आप बोलेंगे टोटल 6 नदियां हैं, इंडस भी तो है, तो इंडस मिला के कितनी हो गई? 6 नदियां हो गई। लेकिन इसमें जो ब्यास नदी है वो पंजाब, वो यहाँ नहीं मिलती, वो यहाँ मिल जाती है, इसलिए पंजाब क्या बना? वहां बना, क्योंकि वहां तक ब्यास नहीं पहुंची। तो 6 में से कितनी पहुंची? उधर 5 पहुंची, तो क्या बन गया? पंजाब, जो कि बना पाकिस्तान में। लेकिन अब तो इंडिया अलग हो चुका है, लेकिन नाम अभी भी वही है, यहाँ पंजाब वहां भी पंजाब, ठीक है। तो इस तरीके से बना था। तो कौन कौन सी नदियां सिंधु रिवर सिस्टम में? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और इंडस नदी, 6 नदियां, उनमें से 5 मिलती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पंजाब। समझ में आया आपको? ब्यास नदी एकमात्र नदी है इस रिवर सिस्टम की जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में ही शुरू होती है और इंडिया में ही इसमें मिल जाती है, और सतलज में आकर के मिल जाती है अमृतसर के नीचे, ठीक है। तो ये नदियां हो जाएंगी आपकी सिंधु रिवर सिस्टम की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ रहे, इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेजर एरिया सिंधु का ये वाला है जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मेन सोर्स पानी का यही रिवर सिस्टम है, इस रिवर सिस्टम से आने वाले पानी को ही वो लोग यूज करते हैं। तो बाद में आजादी के बाद कहीं ऐसा ना हो, उनको ये लगा कि इंडिया सारा पानी यूज कर ले या ब्लॉक कर दे कभी, तो क्या होगा? तो इन सब विवादों को लेकर के एक समझौता किया गया 1960 में, सिंधु वाटर ट्रीटी इसको बोला जाता है, सिंधु जल समझौता इसको बोला जाता है, कि इंडिया कितना यूज करेगा इस सिस्टम के पानी का और पाकिस्तान कितना यूज करेगा, इस चीज को वहां पे डिवाइड मतलब बांटा गया और एक एग्रीमेंट किया गया कि हाँ इंडिया इतना यूज करेगा, पाकिस्तान इतना यूज करेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये एग्रीमेंट कब हुआ था, आपके एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। 1960 में हुआ था, 1960 में सिंधु जल समझौता। जो मैं बोल रहा हूँ सारा पीडीएफ में लिखा हुआ है, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके क्लिक करो और डाउनलोड कर लो उसको, ठीक है। चलो, तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में इस सिस्टम के पानी के यूज को लेकर के हुआ था, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंधु रिवर सिस्टम। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम आगे क्या देखेंगे? अपना गंगा नदी आज नहीं देखने वाले हम लोग, सतलज हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे क्या यहाँ से? ब्रह्मपुत्र नदी के सिस्टम को, ठीक है। चलिए, कहाँ चले गए? चलो, इसको मिटा दूं, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे नीचे भी लिखा ही हुआ है सारा का सारा, मिटा दिया मैंने इसको। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंधु के बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र की तरफ बढ़ेंगे। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह इंडिया में स्टार्टिंग में नहीं बहती है, मतलब ये तिब्बत मानसरोवर यहाँ से निकलेगी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र हिमालय है, यहाँ पे
हिमालय के नॉर्थ में ईस्ट वार्ड बहती है, हिमालय के नॉर्थ में उसके पैरेलली बहती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी नदी हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर बहती है, तो उसके उत्तर में समानांतर कौन सी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और यहाँ तक आएगी, यहाँ से यू टर्न लेती है, नामचा बरवा नामक जगह है, यहाँ पे माउंटेन रेंज है, नामचा बरवा से यू टर्न लेती है और यहाँ पे एंटर कर जाती है। कहाँ पे? हमारे भारत में नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में। अब अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है, तो ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे ही यहां से अरुणाचल प्रदेश तक आएगी तो इस एरिया में इसको हम लोग सांगपो बोलते हैं। हम लोग मतलब तिब्बत की भाषा में इसको सांगपो बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग नामों से जाने जाती है, तो नाम देख लेते हैं। यहां से लेके अरुणाचल प्रदेश तक तिब्बत की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सांगपो बोला जाता है। जैसे ही यहाँ पे बॉर्डर में अंदर आती है तो नामचा बरवा नामक जगह से अंदर आएगी तो अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाएगी और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी तो यहाँ पे एक दिहांग नाम का गार्जे बनाती है। दिहांग, DIHANG, दिहांग गार्ज से ये अंदर एंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश में जब तक ये बहती है तब तक हम इसको दिहांग रिवर ही बोलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाएगा? दिहांग रिवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिहांग गार्ज बनाती है और दिहांग नदी ही इसको यहाँ पे बोला जाता है। उसके बाद ये असम में आ जाएगी, असम में आने के बाद यहाँ आ जाएगी और बांग्लादेश में चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये बांग्लादेश में चलेगी। अब जब ये असम में आती है तो असम में इस नदी को कुछ और बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा असम में? इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली दिबांग। असम में इसको क्या, असम में बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र ही बोला जाता है। असम में इसका कुछ और नाम नहीं है, लेकिन असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में एक नदी इसमें आके मिलती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिबांग। अभी बताता हूँ इसके बारे में आपको, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको दिहांग बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। असम में क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र ही बोलेंगे। लेकिन जैसे ही यह बांग्लादेश में चली जाती है तो बांग्लादेश में जाने के बाद इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। तो क्या क्या नाम हो गए? सांगपो, दिहांग और जमुना। इसके 3 अलग अलग नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगी दिहांग नदी तो यहाँ पे एक नदी इसमें आगे मिल जाती है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं जी? लोहित। तो लोहित नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। ध्यान देंगे, जैसे ही यहाँ से यू टर्न लेके ये भारत में एंटर किया तो इसका मुंह हो गया नीचे, यानी कि अब इस दिशा में ही बह रही है। अब जब ये उल्टी दिशा में बह रही है तो इस तरफ क्या होगा? इसका लेफ्ट बैंक यानी कि बायां तट होगा, इस तरफ क्या होगा? इसका राइट बैंक होगा, ऑब्वियसली क्योंकि उल्टा बह रही है नीचे। तो आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र में बाएं साइड से आके मिलती है? तो बाएं साइड से कौन सी मिल गई इसमें? लोहित नदी। तो लोहित नदी है जो कि लेफ्ट साइड से आके मिलती है। सेम दिबांग नदी, दिबांग नदी भी यहाँ पे आती है जो कि इसमें लेफ्ट साइड से आकर के मिलती है। दिबांग नदी हो गई, लोहित नदी हो गई, ये सारे के सारे ब्रह्मपुत्र में लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक में आकर के सारे की सारी मिलती है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे और चीजें असम में, तो असम में एक आती है कौन सी? सुबानसिरी नदी, एक आती है यहाँ पे मानस नदी। ठीक है, लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान देंगे मानस और सुबानसिरी। यहाँ लिख देता हूं, एक है मानस और एक क्या है? सुबानसिरी। सुबानसिरी, एक है सुबानसिरी नदी। ये 2 नदियां हैं जो कि असम में ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये ऊपर की साइड से आती हैं। तो ये कहां मिलेंगे? राइट बैंक में। तो राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी कौन सी? मानस और सुबानसिरी। मानस नेशनल पार्क भी है, तो मानस और सुबानसिरी कहां पे आके मिलती है? राइट बैंक पे मिलती है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। लेकिन लोहित और दिबांग कहां पे मिलती है? लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसी के साथ साथ एक नदी यहां से आती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बराक नदी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बराक। और बराक कैसी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी आपकी? बराक हो जाएगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये लेफ्ट बैंक में आके मिल रही है। यहाँ पे कौन सा बैंक है? लेफ्ट। तो बराक नदी यहाँ से आके मिल जाएगी। एक और नदी है जो कि सिक्किम से आएगी इस तरीके से और बांग्लादेश से मिल जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीस्ता नदी। इसको क्या बोलेंगे? तीस्ता नदी। तो ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता नदी। और जो तीस्ता नदी है ये राइट बैंक में आकर के मिल रही है। ये कौन सा बैंक है? राइट वाला। तो राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी कौन सी? तीस्ता नदी। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन से राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं तो कौन कौन सी हैं आपकी? मानस, सुबानसिरी जो कि आसाम में मिलती है, उसके अलावा तीस्ता जो कि बांग्लादेश में मिलती है, उसके अलावा और यहाँ पे उतनी मेजर इंपॉर्टेंट कोई सी भी नहीं है। अगर आपसे पूछे लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है तो दिबांग नदी हो जाएगी, बराक नदी हो जाएगी। ये सारी की सारी कौन सी होंगी? आपकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यही क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और बांग्लादेश में आकर के इसको क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? जमुना। चलिए ठीक है, ये हो गया। और क्या है इसमें?
फिलहाल इतना ही है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तीस्ता नदी आकर के नीचे मिल जाएगी, लोहित नदी इसमें मिल जाएगी, दिहांग, दिबांग, बराक सारा हो चुका है, सांगपो इसको वहां पे बोलते हैं, तीस्ता हो गया, ठीक है, सारा हो गया। और यहाँ इंदस रिवर ट्रीटी, इंदस नदी का सिस्टम पढ़ चुके हैं, सतलज हम देख चुके हैं, तो यही था। तो दोनों रिवर सिस्टम में यही है और कुछ छूटा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट होगा भी तो वो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको नीचे, मैंने सारा ये जो मैंने बोला ये आपको ब्रह्मपुत्र का मैप दिख जाएगा, सॉरी इंदस का मैप दिख जाएगा, और ये सारा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इंदस रिवर सिस्टम, गंगा हम बाद में पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, जितनी भी चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये हो जाएगी, मानसरोवर एक से निकलती है, नामचौर से टर्न लेती है, दिहांग नदी इसको बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। चलिए इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चीजें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गंगा नदी और साउथ इंडिया की रिवर्स को पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग में ध्यान रखिएगा, पढ़ाई का जारी रखेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।